हे गाइस, तो थॉर लव एंड थंडर का सेकंड ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है। इस ट्रेलर में ना सिर्फ गॉर द गॉड बutcher को दिखाया गया है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी चीजों को टीज किया गया है। इस वीडियो में हम ट्रेलर के इन सभी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है कॉर्क के साथ, जो दूसरे प्लैनेट के बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है। और उसी दौरान हम थॉर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ एक प्लैनेट पर देखते एक बैटल में। ये प्लैनेट शायद सेंटोरी 4 है, जो कि योंडू का होम वर्ल्ड है। कंसिडरिंग कॉमिक्स में उस प्लैनेट पर भी बिल्कुल योंडू की तरह दिखने वाले लोग रहते थे। हो सकता है कि इसी जगह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का प्लॉट शुरू होगा, जो कि आगे चल के उसी मूवी में कंटिन्यू होगा। और शायद यही रीजन है कि गार्डियंस एक पॉइंट के बाद अपने अलग रास्ते पर चले जाते हैं। उसके बाद हम न्यू एसगार्ड के शॉट को देखते हैं, जहां क्रूजेस आती है। पिछले थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर से इतना तो कंफर्म हो गया था कि न्यू एसगार्ड अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, और ये शॉट उसी का एक और ग्लिम्स है। उसके बाद हम थॉर को ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, लेकिन ये जगह शायद सकार प्लैनेट लग रहा है, जिसे हमने पिछली बार थॉर रैग्नारॉक में देखा था। लेकिन आखिर उसे सकार आने की जरूरत क्यों पड़ी? सकार में फिलहाल ग्रैंड मास्टर और उसके फाइटर्स है। ग्रैंड मास्टर से मिलने का उसका कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा, लेकिन वो किसी एक फाइटर को जरूर तलाश कर सकता है। और सकार पे बीटा रेबिल को पहले टीज किया गया था, तो शायद इस मूवी में हम फाइनली उसका लाइव एक्शन वर्जन देख सकते हैं, और प्रॉब्ली वो भी थॉर के साथ इस पूरी जर्नी में हो सकता है। और यहाँ से ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही थॉर प्रॉब्ली उसी जगह गया होगा जहाँ फॉलिगर द बेहेमोथ की डेथ हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही जगह पर उसके साथ सिर्फ कॉर्ग है, और उसने वही आउटफिट पहना है जो उसने सकार में पहना था ट्रांसफॉर्म होने के बाद। उसके बाद हम फिर से उसी स्केलेटन का शॉट देखते हैं चेन्स के साथ, जिनके जरिए थॉर दोबारा ट्रेन हो रहा है। अब ये स्केलेटन शायद सबसे पहला इंस्टेंस हो सकता है जब थॉर को पता चला होगा कि कोई तो एक एंटिटी है जो गॉड्स या गॉड लेवल क्रीचर्स को मार रहा है। ये स्केलेटन शायद किसी गॉड का हो सकता है, या फिर शायद किसी वॉचर का। अब कॉमिक्स में गॉर द गॉड बutcher गॉड्स को सिर्फ मारता ही नहीं था, बल्कि वो उन्हें टॉर्चर भी करता था। और इस स्केलेटन और उसके अराउंड ये चेन्स को देखकर इतना तो कंफर्म्ड है कि इस क्रीचर को टॉर्चर जरूर किया गया था। अब ये स्केलेटन वॉचर का इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके पूरे स्केलेटन का शेप एक वॉचर से मिलता जुलता है। और दूसरी बात कि वॉचर ही वो एंटिटी है जिसे सब कुछ देखा हुआ है, और उसे सब कुछ पता है, इंक्लूडिंग कौन से गॉड्स कहाँ रहते हैं। और गॉर को इसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है गॉड्स को खत्म करने के लिए। अगर ये स्केलेटन वॉचर का नहीं भी हुआ, तो भी ये कोई गॉड लेवल क्रीचर का जरूर होगा, जिसके पास बाकी गॉड्स की भी इंफॉर्मेशन होगी। फिर हम थॉर के ट्रेनिंग का एक और मोंटाज देखते हैं, और उसके बाद हम थॉर को किसी तरह के टेंटिकल क्रीचर के साथ लड़ते हुए देखते हैं। ये सेम क्रीचर पिछले ट्रेलर में भी था जेन के पीछे। ये क्रीचर मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैक बर्सर्कर्स हो सकते हैं। कॉमिक्स में गॉर द गॉड बutcher इन ब्लैक बर्सर्कर्स को मैनिफेस्ट कर सकता था अपने ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड से, जिसकी ग्लिम्स भी इस ट्रेलर में दिखाई गई है। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की बात मैं आगे इस वीडियो में करूंगा, लेकिन गॉर इन्हें खुद का ही हिस्सा मानता था, और वो इन ब्लैक बर्सर्कर्स को हर मर्डर के बाद छोड़ जाता था उस जगह पर, सो दैट अगर कोई भी मिसिंग गॉड की इंक्वायरी करने आए तो ये ब्लैक बर्सर्कर्स उन पर अटैक कर दे। अब हमने ऑलरेडी एक ग्लिम्स देख ली है मर्डर की, फॉलिगर द बेहेमोथ के मर्डर की, जहां थॉर इन्वेस्टिगेट करने गया था। अब हो सकता है कि ये ब्लैक बर्सर्कर्स शायद वहीं से या फिर किसी दूसरे मर्डर साइट से उसका पीछा करते हुए अर्थ तक आ गए होंगे। उसके बाद हम जेन फॉस्टर के थॉर को देखते हैं न्यू एसगार्ड में, लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हम सुनते हैं कॉर्ग से उसी वक्त। कॉर्ग यहाँ बोलता है कि ही रिक्लेम्ड हिज टाइटल एज द वन एंड ओनली थॉर। इसका मतलब है कि थॉर सिर्फ एक कैरेक्टर का नाम नहीं है, बल्कि उससे ऊपर एक टाइटल है जो किसी को भी मिल सकता है अगर वो वर्दी हुआ तो। कॉमिक्स में अपनी वर्दीनेस खोने के बाद थॉर ने अपने नाम में थॉर हटाकर सिर्फ ओडिनसन रख दिया था। अगर थॉर इस मूवी में भी अपनी वर्दीनेस खो देता है, तो प्रॉब्ली उसे हम यही नाम के साथ देख सकते हैं फ्यूचर में। अब जेन फॉस्टर की स्टोरी भी यहाँ काफी हद तक कॉमिक्स पर बेस्ड लग रही है, जहाँ उसे कैंसर हो जाता है, और ये थॉर के पावर्स की वजह से वो एक हद तक अपने कैंसर को रोक सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आती है, तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। और नैटली पोर्टमैन ने ये खुद कंफर्म किया एक इंटरव्यू में कि जेन फॉस्टर को कैंसर है। अब उसके कैंसर की वजह कई लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट की है कि उसे ये कैंसर रियलिटी स्टोन के रेडिएशन की वजह से मिला होगा, जो काफी वक्त तक उसके बॉडी में था। उसके बाद हम जेन को इस मिस्टिकल जगह पर आते हुए देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इस पूरे ट्रेलर में, और इवन इस ट्रेलर का फाइनल शॉट भी है। इस जगह पर हम सबसे पहले लिविंग ट्राइब्यूनल के स्टैचू को देखते हैं। इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी थी। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पर डेथ है। डेथ एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि मार्वल कॉमिक्स में यूनिवर्स के साथ ही बॉर्न हुई थी और डीके और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है।
फिर लिविंग ट्राइब्यूनल के ठीक राइट में हम वॉचर को देखते हैं। अगर हम उस स्केलेटन को वॉचर अज्यूम करते हैं तो ये उसका दूसरा अपीयरेंस होगा इस ट्रेलर में। वॉचर के एग्जैक्ट ऑपोजिट में ईऑन का स्टैचू है, जो अगेन एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि टाइम से रिलेटेड है। और ईऑन के लेफ्ट में हम इन्फिनिटी के स्टैचू को देखते हैं, जो ईऑन की तरह ही एक और कॉस्मिक एंटिटी है। ये सभी लोग हायर लेवल के कॉस्मिक बीइंग्स है। बट यहाँ सवाल आता है कि आखिर जेन यहाँ पर क्या कर रही है। हो सकता है कि गॉर को रोकना इतना भी इजी नहीं होगा थॉर के लिए, और शायद उसे और ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कॉमिक्स में गॉर को हराने के लिए थॉर के 3 अलग अलग वर्जन्स को साथ में मिलकर लड़ना पड़ा था, जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस से थे। तो शायद ये वो जगह हो सकती है जहां से दूसरे यूनिवर्सेस के थॉर इस यूनिवर्स में आएंगे गॉर को डिफीट करने के लिए। वॉचर का स्टैचू यहाँ होना डेफिनेटली मल्टीवर्स की तरफ इशारा करता है। बट आपके हिसाब से ये जगह क्या हो सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद जेन और थॉर के बीच एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होता है। जेन पिछली बार थॉर से कब मिली थी उसकी बात चल रही होती है, जिसके बाद थॉर बताता है कि उन्हें मिले हुए 8 साल 7 महीने और 6 दिन हो चुके हैं। अब इनिशियली ये सिर्फ एक रैंडम कन्वर्सेशन लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचे तो प्रॉब्ली ये बात जेन को भी पता होनी चाहिए थी। उसे एग्जैक्ट टाइम शायद इसीलिए नहीं पता क्योंकि वो भी शायद थानोस की स्नैप का शिकार हुई होगी और वापस ब्लिप भी हुई होगी 5 साल बाद। इसलिए शायद उसे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो दोनों पिछली बार कब मिले थे, और उसका डस्ट होकर दोबारा ब्लिप होने की वजह से प्रॉब्ली उसका कैंसर और ज्यादा ट्रिगर हो गया होगा। कंसिडरिंग हर स्नैप एक तरह का कॉस्मिक वेव ऑफ रेडिएशन छोड़ता है। उसके बाद हम गॉर द गॉड बुचर और उसके ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड को देखते हैं। कॉमिक्स में गॉर एक प्लैनेट पे बॉर्न हुआ था जहां हमेशा उसे स्टारवेशन यानी कि भूखमरी से जूझना पड़ता था। उसे सिखाया गया था उनके गॉड्स पर भरोसा करने के लिए, पर उसके गॉड ने उसकी प्रेयर का कभी जवाब नहीं दिया। जब वो छोटा था तब उसके मदर और फादर की डेथ हुई और उसके शादी के बाद उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए। अल्टीमेटली गॉर ने सभी होप्स छोड़ दिए और उसे मान लिया कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती, जिसके लिए उसे अपनी कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया। जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था तब उसने 2 गॉड्स, नल जो कि एक डार्क एल्डर गॉड था और एनिग्मा फोर्स जो कि गॉड ऑफ लाइट था, उन दोनों को लड़ते हुए देखा। गॉर तभी शॉक था ये देखकर कि गॉड्स असल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की कभी भी। उसी बैटल के दौरान जब नल हार रहा होता है तब ऑल ब्लैक गॉर के साथ बॉन्ड हो जाता है और उसके बाद गॉर अपनी इस ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड का यूज करके एनिग्मा फोर्स को मार देता है, और उसी मोमेंट से वो प्लेज करता है दूसरे गॉड्स को भी खत्म करने के लिए, और यही से उसकी रैम्पेज शुरू होती है। अगर हम नेक्रोसॉर्ड की बात करें तो कॉमिक्स में ऑल ब्लैक सबसे पहला सिम्बियोट था जो कि नल के शैडो से बॉर्न हुआ था और उसने एक सॉर्ड का फॉर्म ले लिया था। ऑल ब्लैक नल का सबसे बेस्ट वेपन था अपने सभी बैटल्स में। अब अगर नेक्रोसॉर्ड इस मूवी में है तो शायद हम नल की भी एक ग्लिम्स देखेंगे और शायद सिम्बियोट्स का भी ओरिजिन देख सकते हैं हम, जो कि आगे चल के अगले स्पाइडरमैन मूवी में टाई इन हो सकता है। उसके बाद हम गॉर को उन्हीं ब्लैक टेंटिकल जैसी चीजों से घिरा हुआ देखते हैं जो शायद ब्लैक बर्सर्कर सी है, जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में की थी। फिर हम थॉर को इस वाइकिंग शिप पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को फिक्स करते हुए देखते हैं, जो एक बाइफ्रॉस्ट का भी काम करती है, और इसी के थ्रू वो ओलंपस जाते हैं ज़्यूस से मिलने। और आगे की सीन्स देखकर लग रहा है कि ज़्यूस उतना फ्रेंडली तो नहीं होगा उनके साथ इनिशियली। फिर उसके बाद हम गॉर और थॉर के टीम के बीच के बैटल की कई ग्लिम्सेस देखते हैं, और ये बैटल बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है, और काफी चांसेस है कि जितने लोगों को हम देख रहे हैं यहाँ गॉर से लड़ते हुए, उससे ज्यादा लोग होंगे इस जगह पर। ओवरऑल ये ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग था, और ये मूवी शायद सबसे ज्यादा कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करने वाली एमसीयू मूवी है अब तक की। तो आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके, और आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस ट्रेलर में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।